नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अपने कुशल स्टार्टअप तंत्र के बल पर विश्व की सबसे तेज वृद्धि की अर्थव्यवस्था की ओर। श्री मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पाटीदार समुदाय से फिनटेक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए समूह गठन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से कहा, सिख समुदाय ने भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मस्जिदों और मंदिरों से 22,000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए। पहली बार राज्य में अलविदा नमाज सड़कों पर नहीं अदा की गई। प्रधानमंत्री कल सुबह मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। मनीला में पीवी सिंधु एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सबका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भागीदार बनाना है। Semicon India program aims to provide financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing and design ecosystem. We are aware that in order for a semiconductor ecosystem to flourish, it is necessary to ensure adequate support from the government. Government must be like the end game. While the industry work hard, the government must work even harder. We will continue to support the industry in future as well. प्रधानमंत्री ने भारत को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी का प्रमुख स्थान बनाने के लिए 6 कारणों को गिनाया। श्री मोदी ने हाल ही में वित्तीय समावेशन, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान क्रांति के क्षेत्र में प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र से लेकर समावेशन और सशक्तिकरण तक सभी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के लिए डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर के 6 लाख गांवों को 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। We are building the digital infrastructure to connect over 1.3 billion Indians. You have all heard of India's financial inclusion, banking and digital payment revolution. UPI is the world's most efficient payment infrastructure today. We are using digital technology to transform lives in all sectors of governance, from health and welfare to inclusion and empowerment. We are one of the largest consumer of data per capita and we continue to grow. प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के लिए युवाओं के कौशल और प्रशिक्षण में बहुत अधिक निवेश किया गया है। देश को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और नवाचार में अग्रणी बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए 3 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटीदार समुदाय से राष्ट्रीय हित और दस्तावेजी विचारों, वैश्विक श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और सरकारी नीतियों तथा उनके विश्लेषण करने के लिए अनुभवी और युवा सदस्यों को शामिल कर समूह गठित करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के सूरत में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास, वित्तीय समावेश और फिनटेक जैसे विषयों का उपयोग सरकार और अकादमियों में हस्तक्षेप का सुझाव देने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रत्येक स्तर पर पूर्ण कार्यान्वयन के श्रेष्ठ तरीके का पता लगाने और उपयोगी हस्तक्षेप का सुझाव देने के लिए किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास काफी संसाधन हैं और हमें केवल आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रबल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये विश्वास तभी आएगा जब विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। आज भारत के पास इतना कुछ है, हमें बस अपने आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को मजबूत करना है। ये आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबका प्रयास लगेगा। बीते 8 सालों में देश में बिजनेस का, उद्यम का, क्रिएटिविटी का एक नया विश्वास जगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि नीतियों और काम के माध्यम से साधारण परिवारों के युवा भी उद्यमी बने। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना देश के उन लोगों को अपना व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नए शहरों के निर्माण, पुराने शहरों में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने, नियमों, कायदों, दस्तावेजों, कंप्लायंसेज के बोझ से देश को मुक्त करने और इनोवेशन की, आइडिया की हैंड होल्डिंग, ऐसे सभी कामों पर एक साथ काम किया जा रहा है। मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सरकार के सहयोग से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लघु आर्थिक गतिविधियां देश के विकास में योगदान दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यू इंडिया नए आयाम छू रहा है और विश्व को प्रभावित कर रहा है। कोविड महामारी इसका एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने आज शाम अपने निवास स्थान पर सिखों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में ये बात कही। नया भारत नए आयामों को छू रहा है। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे। हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा है। प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के प्रयासों और भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ने भारत और अन्य देशों के बीच संबंध मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो वहां भी जब सिख समाज के साथियों से मिलता हूं तो मन गर्व से भर उठता है। फ्रांस में 9 अप्रैल इंडियन मेमोरियल की मेरी यात्रा भी है। ये मेमोरियल विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देता है और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाइयों की थी। ये अनुभव इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। सिख गुरुओं के योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं ने साहस का पाठ पढ़ाया और लोगों के बीच सेवा की भावना का संचार किया। श्री मोदी ने ये भी कहा कि गुरु नानक देव जी ने समूचे राष्ट्र की आत्मा को जागृत किया और पूरे राष्ट्र को प्रकाश का रास्ता दिखाकर अंधकार से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। श्री मोदी ने सिख समुदाय से सरोवर निर्माण का भी आग्रह किया। सिख समाज में हम जितनी चिंता पिंड की करते हैं उतनी ही पर्यावरण और प्लेनेट की भी करते हैं। प्रदूषण के खिलाफ प्रयास हो, कुपोषण से लड़ाई हो या अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हो, आप सभी इसी तरह के हर प्रयास से जुड़े नजर आते हैं। इसी श्रृंखला में मेरा आपसे एक आग्रह भी और है। आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव में देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर का संकल्प लिया है। आप भी अपने पिंडों में अमृत सरोवरों के निर्माण का अभियान चला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के तीर्थ स्थलों को जोड़ने में सरकार की विभिन्न पहल पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि आज लाखों श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब गलियारे से जुड़े गुरुद्वारे में श्रद्धा अर्पित करने का अवसर मिल रहा है। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बेंगलुरू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक जनादेश दस्तावेज जारी किया। यह दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के बीच एक कड़ी का काम करेगा। श्री प्रधान ने जनादेश दस्तावेज को नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने और पाठ्य पुस्तकों के लेखन की दिशा में एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूल के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सरस्वती पूजा तक तैयार हो जाएगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि ये आने वाले दिनों में इस देश की नियति बदल देगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश भर में बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से राजमार्गों के निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ी है और इनके बनने से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने आज तेलंगाना में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 17 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री गडकरी ने कहा कि 2024 तक राजमार्गों को विकसित करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के भारत के दृष्टिकोण के मद्देनजर लोक प्रशासन के पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लोक प्रशासन में उन्नत पेशेवर कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एकीकृत पाठ्यक्रम पर जोर दिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए सैन्य और सामान्य शाखाओं के संतुलित मिश्रण और पाठ्यक्रमों के अधिक से अधिक एकीकरण की आवश्यकता है। डॉक्टर सिंह ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्नत लोक प्रशासन पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए हैं और आत्मनिर्भर भारत तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के अलावा मिशन कर्मयोगी जैसे नए क्षेत्रों को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पाठ्यक्रम अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनते हैं और इससे ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं की बेहतर पहचान बनी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपने कुशल स्टार्टअप तंत्र के बल पर विश्व की सबसे तेज वृद्धि की अर्थव्यवस्था बनने की ओर। श्री मोदी ने बेंगलुरू में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पाटीदार समुदाय से फिनटेक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए समूह गठन का आह्वान किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पवन हंस लिमिटेड के समूचे 51% सरकारी शेयर की बिक्री के लिए स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की अधिकतम बोली को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 8 कोर उद्योग के सूचकांक ने मजबूत 10.4% वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से कहा, सिख समुदाय ने भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मस्जिदों और मंदिरों से 22,000 से अधिक लाउडस्पीकर्स हटाए गए। पहली बार राज्य में अलविदा नमाज सड़कों पर नहीं अदा की गई। प्रधानमंत्री कल सुबह मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। मनीला में पीवी सिंधु एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। सरकार ने पवन हंस लिमिटेड के सरकारी शेयर के संपूर्ण 51% की बिक्री के लिए स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकतम बोली और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति में शामिल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश के लिए क्रेता को मंजूरी दी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का IPO आगामी 4 मई को खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के तहत शेयर मूल्य 902 रुपये से 949 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि ये देश में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। It will be high value enhancing for LIC in the long run. And the current IPO is, of course, the first step of long-term value creation for LIC shareholders. And we expect significant retail participation in one of the most valuable corporations. 8 प्रमुख उद्योगों की सूचकांक ने वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वित्त वर्ष की अवधि के मुकाबले 10.4% की वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी डेटा के अनुसार इस वर्ष मार्च में 8 प्रमुख उद्योगों की संयुक्त सूचकांक में मार्च 21 के सूचकांक के मुकाबले 4.3% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में आज पवित्र रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को शांतिपूर्वक अलविदा नमाज अदा की गई। इस अवसर पर पहली बार अलविदा नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी गई। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि नमाज मस्जिदों में ही अदा की जाए, न कि सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर। इस बीच विभिन्न मस्जिदों और मंदिरों से आज तक 22,000 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण समूचे क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफ्स्पा को हटाए जाने की दिशा में केंद्र की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल बैठक में प्रधानमंत्री की टिप्पणी और धारणा की सराहना की गई। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र से अफ्स्पा को हटाने के ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र से श्रीलंका के लोगों के लिए शीघ्र भोजन, आवश्यक सामग्री और जीवन रक्षक दवाएं भेजने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से आम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उन्होंने इस संबंध में राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी जिक्र किया। श्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका को शीघ्र ही राहत सामग्री भेजने का आदेश जारी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को कल सुबह संबोधित करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को प्रधान न्यायाधीश NV रमणा और विधि तथा न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भी संबोधित करेंगे। संयुक्त सम्मेलन साधारण और सुविधाजनक न्याय प्रदान करने के ढांचे को विकसित करने और न्याय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा के लिए कार्यकारी और न्यायिक क्षेत्र को एक अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 188 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,377 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 460 अंक गिरकर 57,061 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 143 अंक कम होकर 17,103 पर आ गया है। आजादी के अमृत महोत्सव पूर्वोत्तर उत्सव के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय और मेघालय सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद, भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर आज NEC सभागार में निवेश क्षमता और पूर्वोत्तर की भावी ऊर्जा आवश्यकताओं पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमताओं को पूरा करने में केंद्र सरकार के प्रयासों को स्पष्ट किया।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म सन 1886 में हाथरस में राज परिवार में हुआ था। 1914 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत से बाहर काबुल में बागे बाबर में पहले अस्थायी भारत सरकार के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के अपने सहयोगी क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह को इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। राजा महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया। दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से गहराई से प्रभावित राजा महेंद्र प्रताप ने विदेशी कपड़ों को जलाने का आंदोलन चलाया। स्वाधीनता संग्राम में भारत के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में उन्होंने बाहर के कई देशों की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन का शुभारंभ किया। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 32 वर्ष के निर्वासन के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में अंततः भारत लौटे। सन 1957 में वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मथुरा से लोकसभा के लिए चुने गए। 29 अप्रैल 1979 को अपनी अंतिम सांस तक वो लगातार समाज सुधार के कार्यों के लिए समर्पित रहे। महान राष्ट्रवादी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट के रूप में ब्रिटिश शासन से जुड़े। 4 वर्ष बाद ही उन्होंने डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया और अपना जीवन देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गांधीवादी कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। वो ओडिशा कांग्रेस समिति के सदस्य बन गए और बाद में उत्कल सम्मेलनी के स्थायी सदस्य भी बनाए गए। स्वराज के लिए गांधीवादी संघर्ष के इस चरण में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जनवरी 1922 में जगतसिंहपुर में अलकाश्रम की स्थापना था। इस आश्रम में उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण और शिक्षा की गांधीवादी प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर अपनाया। जीवन की खाली निराशार बाली मरु मरीचिका स्नेह प्रीति। 1930 में गोपबंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह के विख्यात नेता बन गए। ब्रिटिश प्रशासन ने 1930 में उन्हें गिरफ्तार किया और मार्च 1931 तक कारागार में रखा। 1934 में महात्मा गांधी ने ओडिशा में पदयात्रा की। गांधी जी ने गोपबंधु को बारी में सामाजिक कार्य करने के लिए चुना और गांधी जी की ही सलाह पर उन्होंने 13 अगस्त 1934 को अपने परिवार और कुछ सहयोगियों के साथ बारी में एक ठिकाना बना लिया और लोगों के लिए सेवा कार्य शुरू कर दिया। आजादी के बाद गोपबंधु 1950 के दशक में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन से जुड़ गए। ग्रामीण ओडिशा में महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने के सार्थक सेवा काल के बाद 29 अप्रैल 1958 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी गोपबंधु चौधरी को हमारा शत शत नमन।
आज हम शहीद इंद्रभूषण राय का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1890 में खुलना जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। 1908 में इंद्रभूषण हाई स्कूल के विद्यार्थी थे जब उन्होंने चंद्रनगर के मेयर पर बम फेंका था। बाद में वे मानिक टोला गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए उन्हें 1909 में 10 वर्ष के लिए सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें इतनी अमानवीय यातनाएं दी कि उन्होंने 29 अप्रैल 1912 को जेल में ही आत्महत्या कर ली। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इससे सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चीन ने कहा है कि वो कोविड महामारी के कारण वीजा और उड़ानों पर प्रतिबंध की वजह से 2 वर्ष से अधिक समय तक भारत में फंसे कुछ भारतीय विद्यार्थियों को लौटने का परमिट देने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन भारतीय विद्यार्थियों की अध्ययन के लिए चीन लौटने की चिंताओं को अधिक महत्व देता है। मनीला में एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराया। पुणे में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज निशानेबाजी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सरताज सिंह तिवाना ने 50 मीटर 3 पोजीशन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तलवारबाजी में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के चिंगखम जेटली सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में आज मणिपुर का सामना पश्चिम बंगाल से होगा। मेजबान केरल ने कल पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में लू की स्थिति को देखते हुए अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामनी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार से इन क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड में भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में 8 दिन शेष हैं। जिला प्रशासन बद्रीनाथ धाम में तैयारियां पूरी करने में लगा है। बिजली, पानी और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। राजमार्ग से बर्फ हटाने के बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपने कुशल स्टार्टअप तंत्र के बल पर विश्व की सबसे तेज वृद्धि की अर्थव्यवस्था की ओर। श्री मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पाटीदार समुदाय से फिनटेक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए समूह गठित करने का आह्वान किया। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पवन हंस लिमिटेड के संपूर्ण 51% सरकारी शेयरों की बिक्री के लिए स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की अधिकतम बोली को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ने 10.4% की वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से कहा, सिख समुदाय ने भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मस्जिदों और मंदिरों से 22,000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए। पहली बार राज्य में अलविदा नमाज सड़कों पर नहीं अदा की गई। प्रधानमंत्री कल सुबह मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।